So, good morning to all my students and viewers. As in last part of the video, we have completed the legislature part of central government chapter. Clear? And we supposed to start the executive part from this video. So, we will start here from the president. According to Article 52 of Indian Constitution, we will have the president. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 52 वो ये बताता है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होंगे। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव के नॉमिनल हेड होंगे। इज दैट क्लियर? सो लेट्स प्रोसीड एंड लर्न अबाउट द प्रेसिडेंट। So let's see the president. The Indian parliamentary system has adopted from Britain. According to Article 52 of Indian Constitution, there will be a president of India. So what did you get? इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में ये मेंशन किया हुआ है कि इंडिया के एक प्रेसिडेंट होंगे। क्लियर? लेट्स सी द सेकंड पॉइंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन विल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 में सिर्फ ये बताया गया है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 53 भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि संपूर्ण एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के अंदर निहित होंगे, प्रेसिडेंट के अंदर होंगे। क्लियर? आगे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट and the Attorney General of India are included in the Union Executive. ठीक है, as we are learning, we are study the Union Executive. तो Union Executive, Central Executive में कौन कौन आता है बेटा? तो Central Executive में हम President पढ़ेंगे, then Vice President, then Prime Minister, then Cabinet, then हम पढ़ेंगे Attorney General of India. ये सब यूनियन एग्जीक्यूटिव में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आधिकारिक पद हैं इन सबको हमें स्टडी करना है। क्लियर? आगे हम देखते हैं द प्रेसिडेंट विल बी द नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड कौन होंगे? प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रियल हेड कौन है इंडियन यूनियन का? रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, एंड the Indian parliamentary system has adopted from Britain, as we seen in first point also कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट, द क्वालिफिकेशन। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस आर नीडेड टू बी अ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट होने के लिए उस कैंडिडेट को कौन सी क्वालिफिकेशन जो है वो फुलफिल करनी होगी? तो वेरी सिंपल, प्रेसिडेंट होने के लिए ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कंप्लीटेड 35 ईयर्स एज और अबोव। ही होल्ड द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का सदस्य होने के लिए जो क्वालिफिकेशन नीडेड होती है वो सारी एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए उस पर्सन में होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट और अंडर एनी लोकल अदर अथॉरिटी, है ना। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रेसिडेंट के पद के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब को होल्ड करने वाला बंदा नहीं होना चाहिए। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं ही वोंट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जब वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है तब जो पार्लियामेंट के किसी भी, वेदर लोकसभा और वेदर राज्यसभा, उनकी जो मेंबरशिप है वो सेल्फ ही ख़त्म हो जाती है, तो वो आगे किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के, स्टेट लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट यूनियन लेजिस्लेटिव के किसी भी असेंबली का सदस्य नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ हमें क्वालिफिकेशन समझ में आई।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्शन। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, चलो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस देखते हैं हम। द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन हैज़ बीन अडोप्टेड फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्या होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजीज से, है ना, जिसमें भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को जो 18 ईयर्स या अबोव का है उसे वोट करने का अधिकार होता है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन में वो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन करते हैं जिनको हमने डायरेक्ट इलेक्शन मेथड से इलेक्ट करके दिया है, चुनकर दिया है। क्लियर? तो द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन हैज़ बीन अडोप्टेड फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन which held on the basis of single transferable vote system। सेकेंड वर्ड आता है यहाँ पर, फर्स्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड होता है, सेकेंड सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड होता है। तो हम देखेंगे आगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड क्या होता है। सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन कौन इलेक्टोरल कॉलेज होगा, तो हम ये देखते हैं। इन सच इलेक्टोरल कॉलेज द फॉलोइंग मेंबर आर इंक्लूडेड। इनडायरेक्ट जब इलेक्शन होंगे तो अभी हमने देखा कि जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने डायरेक्ट इलेक्शन से चुनकर दिया है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हमारे तरफ से आगे इलेक्ट करेंगे। किसको? प्रेसिडेंट को। तो कौन कौन करेंगे? इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब किस किस को अधिकार है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? जो कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है उसे वोट देने का। सो लेट्स सी, फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अपना वोट कास्ट करते हैं। क्लियर? सेकंड हम देखते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज इंक्लूडिंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज के और 29 स्टेट असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो अपना वोट कास्ट करेंगे किसके लिए? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। इज दैट क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए, फिर भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स कि आपका स्पीड अप हो रहा है वीडियो में या एक्सप्लेनेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, देन यू कैन जस्ट आस्क मी योर प्रॉब्लम, यू कैन शेयर मी योर प्रॉब्लम। क्लियर? चलिए, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम हम देखते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम MPs एंड MLA elect the president by a special voting system knowing as single transferable vote system। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू, इनडायरेक्ट इलेक्शन में इनडायरेक्ट वोटिंग मेथड के थ्रू और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये एक स्पेशल मेथड होती है जिसके थ्रू MPs और MLAs मिलकर अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं। वोट सिस्टम पोलिंग इन द इलेक्शन इज हेड बाय द सीक्रेट बैलेट। क्या होता है यहाँ पर? सीक्रेट बैलेट से चुनाव होते हैं, है ना। जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, उनके नेम से एक पेपर बनाया जाता है। उस पेपर पर उनको वोट देकर MLAs और MPs को उसमें वोट देना होता है, पेपर फोल्ड करना होता है। जैसे पुराने समय में होते थे, ये जो EVMs हैं इनके इन्वेंशन से पहले जिस तरह से वोट होते थे डायरेक्ट, वही सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते थे। ठीक है? एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट टू गेट अ मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स फॉर सक्सेस इन द इलेक्शन। और किसी भी प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कैंडिडेट के लिए क्या कंपलसरी होता है कि जो मिनिमम कोटा है वोट्स का वो उनको कंपलसरी होता है गेन करना। ठीक है? तो अब फॉर्मूला टू डिटरमाइन मिनिमम कोटा, मिनिमम कोटा को कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे निश्चित करेंगे कि मिनिमम कोटा कितना हुआ? तो मिनिमम कोटा डिटरमाइन करने का ये फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर है। मिनिमम कोटा इज इक्वल टू वैलिड वोट्स पोल्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड। जितने वोट्स पोल्ड हुए हैं और जितने कैंडिडेट को इलेक्टेड करना है डिवाइडेड बाय 1000 करके जो है मिनिमम कोटा निश्चित किया जाता है।
ठीक है। मेथड ऑफ डिपोजिशन इम्पीचमेंट, दैट इज आर्टिकल 61। तो हम प्रेसिडेंट के जो पावर्स और फंक्शन है उससे पहले एक बहुत बड़ा इम्पीचमेंट मोशन करके एक पॉइंट है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज दैट इम्पीचमेंट मोशन। क्लियर हिंदी वर्जन ऑफ इम्पीचमेंट मोशन इज महाभियोग। ठीक है, तो ये महाभियोग क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में इसके बारे में बात की जाती है। तो व्हाट इज दैट कि दो हमने देखा कि भले ही हमने देखा कि प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन होता है कंट्री का, हमने ये भी देखा कि नॉमिनल हेड होता है, ठीक है, बट देन एंड देन प्रेसिडेंट को भी अपने पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है, और ये जो रिमूव करने की प्रक्रिया है इसी को प्रोसेस को हम इम्पीचमेंट मोशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो लेट्स सी कि ये इम्पीचमेंट मोशन प्रोसेस में लाने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या प्रक्रिया है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो कितना है। तो प्रेसिडेंट का टेन्योर है 5 इयर्स का, क्लियर, बट ही कैन रिमूव फ्रॉम ऑफिस थ्रू इम्पीचमेंट, पर वो अपने कार्यकाल से अर्थात अपने टेन्योर से पहले रिमूव किया जा सकता है बाय इम्पीचमेंट मोशन। इस महाभियोग को चलाकर जो प्रेसिडेंट हैं उनको अपने सीट से या अपने पोस्ट से समय से पहले रिमूव किया जा सकता है। तो इसके पीछे क्या प्रोसेस है देखते हैं। सबसे पहले बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू इम्पीच द प्रेसिडेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस अर्थात लोकसभा और राज्यसभा को ये अधिकार होता है कि प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट मोशन चला सके, पर उस अधिकार को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रैक्टिसाइज करने के लिए क्या क्या सिचुएशन नीडेड होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम ये देखते हैं, टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट signature of 1/4 of the total number of members of the respective house is required. Clear? अगर इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा से स्टार्ट हो रहा है तो लोकसभा के टोटल मेंबर के 1/4 कैंडिडेट के अगर उस पर सिग्नेचर हो कि हाँ भाई इन प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट मोशन हमें स्टार्ट करना है, तो तब जाकर वो प्रोसेस इनिशिएट लिया जाता है, मतलब उसके ऊपर विचार किया जाता है। सेम बात अगर राज्यसभा से इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट होने वाला हो तो पहले इस बात को विचार करने के लिए, इनिशिएट होने के लिए कि प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट मोशन चलाना है, टोटल स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की उसके 1/4 सिग्नेचर कैंडिडेट्स के वहाँ पर होने ज़रूरी है। फिर 14 डेज के लिए ऑफ सच मोशन in the house discussion will take place in the house where is impeachment motion has been moved. ठीक है, तो 14 डेज तक जो है इस मोशन पर विचार विमर्श किया जाएगा जिस भी पार्लियामेंट में ये इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट होता है उसके लिए। अगर मोशन ये इम्पीचमेंट मोशन जो है ये 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स अगर लोकसभा में चलाया जा रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा रिवीजन वापस ले लो कि आर्टिकल 61 में बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट के 5 साल के टेन्योर से पहले भी प्रेसिडेंट को अपनी सीट से, अपने पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है, और इसी प्रक्रिया को हम इम्पीचमेंट मोशन कहते हैं। ये इम्पीचमेंट मोशन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज चला सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस विचार को इवन सोचने के लिए, इनिशिएट लेने के लिए इस प्रोसेस को अगर लोकसभा में ये बात हुई है तो लोकसभा के टोटल मेंबर के 1/4 मेंबर्स के साइन होने ज़रूरी है, तब इस बात पर आगे विचार किया जाएगा। अगर राज्यसभा में ये बात स्टार्ट हो रही है तो राज्यसभा के टोटल मेंबर के 1/4 जो पर्सन्स हैं, 1/4 जो कैंडिडेट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके सिग्नेचर होना ज़रूरी है, तब इस बात पर आगे विचार किया जाएगा। ठीक है, अगर 1/4 मेंबर्स के सिग्नेचर हो जाते हैं तो क्या होता है, तो 14 डेज के लिए
उस बात पर विचार विमर्श होने के लिए ये रखा जाता है। ठीक है, कि भाई क्यों क्यों चलाया जा रहा है, क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने क्या क्या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वो नहीं चले, या उनके ऊपर क्या क्या ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं, इन सब बातों पर विचार विमर्श होता है 14 डेज तक। ठीक है, 14 डेज के बाद अगर उस पार्लियामेंट के जिस हाउस में इम्पीचमेंट मोशन राष्ट्रपति पर चलाया जा रहा है, अगर 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स के मेजोरिटी से वो पास हो जाता है, तब उस मोशन को कहाँ भेजा जाता है, उस मोशन को दूसरे हाउस में भेजा जाता है। ठीक है, जिससे सेकेंड हाउस में भेजा जाता है विथ फिर सेकेंड हाउस क्या करेगा, सेकेंड हाउस एक कमेटी का गठन करेगा इन सब बातों के लिए कि क्या जो इम्पीचमेंट मोशन चलाया गया उसके पीछे उचित रीज़न थे, तो उसके लिए एक कमेटी का गठन होगा। आफ्टर द एलिगेशन बीइंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, द सेकेंड हाउस also accept the motion by 2/3 मेजोरिटी। और अगर सेकेंड हाउस ने भी 2/3 मेजोरिटी के साथ उस मोशन को, इम्पीचमेंट मोशन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर प्रेसिडेंट जो हैं वो अपने सीट से, अपने ऑफिस से रिमूव समझा जाएगा। तो ये है इम्पीचमेंट मोशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में बताया गया है। तो अब हम देखते हैं कि पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं प्रेसिडेंट के। तो पावर्स और फंक्शंस जो हैं प्रेसिडेंट के, वो जनरली हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज जनरल पावर्स एंड राइट्स एंड सेकंड इमरजेंसी प्रोविजंस। कुछ पावर्स जो जनरल हैं और कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस इमरजेंसी के समय दिए गए हैं। जनरल पावर्स एंड राइट्स विल क्लासिफाइड फर्दर इन 4 पार्ट। जनरल जो पावर्स हैं उनको हम 4 पार्ट में आगे क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, सेकंड फिनेंशियल पावर्स, थर्ड जुडिशियल पावर एंड फोर्थ लेजिस्लेटिव पावर। अब इन 4 जो पावर हैं इनमें से एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन पावर को हम फर्दर और 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन पावर के तहत हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स, देन powers for governance, then powers in foreign affairs and military powers। क्लियर। और लेजिस्लेटिव पावर्स के भी हम फर्दर 4 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, पावर ऑफ नॉमिनेशन, यूज ऑफ वीटो पावर ऑन द बिल एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस। क्लियर। तो ये हुए जनरल पावर्स और राइट्स जो मेन 4 हैं, और जिनमें से फर्स्ट एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फर्दर 4 और सब पावर्स में, सब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में हमने क्लासीफाई किए, एज वेल एज हमने लेजिस्लेटिव पावर्स को भी और डिटेल में समझने के लिए 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किए। उसके बाद हम पढ़ते हैं इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर के तहत 3 सिचुएशंस दी हुई हैं जिसमें प्रेसिडेंट अपने इमरजेंसी प्रोविजंस को, इमरजेंसी पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एट द टाइम ऑफ वॉर, सेकंड फॉरेन इन्वेशन एंड थर्ड इज होम अनरेस्ट। तो इनको हम 1 बाय 1 नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बिकॉज अगर हम अभी पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा जंबल हो जाएगा। सो हैव अ गुड डे एंड रिवाइज वीडियो ट्वाइस एट लीस्ट, सो यू वॉन्ट बी जंबल। क्लियर? ओके बेटा, हैव अ गुड डे।